हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा CRPC, जिसे हम BNSS भी कहते हैं, BNSS कहते हैं। कोड नंबर है हमारा 5001 या ये कभी 501 से भी आ जाता है कहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। अब से पहले मैं एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी डाल चुका हूं और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमारा जो एक्ट है, पहले था दंड प्रक्रिया संहिता संहिता अब उसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बदले दूसरा एक्ट लगा दिया गया है 1973। और अब जो BNSS जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा संहिता लिखो, अधिनियम की जगह 2023, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। अब से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो था भरण पोषण, ठीक है। आज का क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं पहले करा चुका हूं पहले, ठीक है। अब का जो क्वेश्चन है वो है किशोर न्याय। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपकी किताबों के आसपास, आपके एक्टों के आसपास, अपने यूनिक के आसपास। इसकी चर्चा भी आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन यह जो है आपके पेपर में आता है और ये आने की जो संभावना है इसकी 20 नंबर में और 10 नंबर में ये आता है, और इसकी आने की जो संभावना है 60% पेपर में बनी रहती है, ठीक है। ये तुम्हारे BNSS और CRPC, BNSS और CRPC इन दोनों से अलग एक्ट है। क्या है? एक अलग एक्ट है, लेकिन इसको इसी में इंक्लूड करके रखते हैं। किसमें? इसमें ही जोड़ के रखते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को, फिर देखते हैं आगे। वीडियो में चलने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आपको देना चाहता हूं। मैंने एक व्हाट्सएप पे रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जो भी लॉ से रिलेटेड आपकी कोई नोटिफिकेशन होगी, अपडेट होगी, या कोई लॉ से संबंधित कोई भी न्यूज होगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और एक एक ना करके वो एक साथ सभी बच्चों पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और उसमें ये मत समझना कि वो किसी एक सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। आप अगर लॉ से रिलेटेड हो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगे चलते हैं। कुछ चीजें मैं उसमें ऐसी शेयर करूंगा जो आपके पेपर से भी रिलेटेड होगी। कल मैंने 2023 का CPC का प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था, आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा। फॉलो करना और पेपर को देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, उद्देश्य व कर्तव्य इत्यादि का उल्लेख कीजिए। आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये एक नया एक्ट है, ये इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, उसके साथ ही रख दिया जाता है। अब पढ़ते हैं इसे। इसका जो संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू, उसे देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इसका जो नाम है, यहां से यहां तक इसका ये नाम है। यह अधिनियम 15 जनवरी 2016 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। कब से? 2016 से लागू किया गया है।
यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत या निश्चित करे। आगे चलते हैं, 4th नंबर पॉइंट है, इस विधि के संरक्षण और उपबंध जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों पर लागू होंगे। देखो, यहां पर बालकों के बारे में बात कही गई है। बालकों के बारे में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रकार के। एक आएगा बालकों का श्रम या बालकों के श्रम को रोकना। ठीक है, और यहां पर बात है संरक्षण। किसके द्वारा? विधि के, जो अपराधी प्रवृत्ति में जा रहे हैं, जो आपने एक पढ़ा होगा कि बालकों के श्रम को रोकना। जैसे कोई बालक है, 14 वर्ष से कम है, और उसके द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है फैक्ट्रियों में, गोदामों में, खानों में, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है। लेकिन ये उससे संबंधित नहीं है, श्रम से संबंध नहीं रखता है। इसमें बालकों का संरक्षण है, किसके द्वारा? विधि द्वारा, जो अपराधी प्रवृत्ति में जा रहे हैं, जिन बच्चों के द्वारा कम उम्र में अपराध किए जाते हैं। ठीक है, ये उनके विषय में है। तो दोनों चीजों को मैंने बता दिया है। कभी आप ये सोचो कि सर इसमें श्रम वाला पॉइंट नहीं आया है, या आपका दिमाग उस तरफ चला जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस विधि के संरक्षण और उपबंध जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों पर लागू होंगे, जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध यानी रोकथाम, अभियोजन यानी कानूनी कार्रवाई करना और उसे जारी रखना, शास्ति यानी दंड, सजा या कारावास या पुनर्वास फिर से और सजा में पुनः मिलाना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास या पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसके पॉइंट का, जो बालक 18 वर्ष से कम है, उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, पहले उनको पकड़ा जाएगा, उनको एक ऐसे सेंटर होम में छोड़ा जाएगा जो बालकों के लिए ही बनाई गई हो, ऐसी जेल में छोड़ा जाएगा जो बालकों के लिए ही बनाई गई हो, स्पेशल। ठीक है, और वहां पर इनकी शिक्षा होगी, इन्हें पढ़ाया जाएगा, खेल कूद सिखाए जाएंगे, और सजा के तौर पर इन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी। इन्हें सजा तो दी जाएगी, कहा क्या सजा दी जाएगी? एक तो उनको उस होम से, उस जेल से जाने की आज़ादी नहीं है, और अपने घर वालों के पास रहने की आज़ादी नहीं है, बशर्ते इनका वहां पर फ्यूचर सुधार बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। कहने में सजा है, लेकिन वहां पर इनको सुधारने की कोशिश की जाती है। दूसरा नंबर है ख, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के निर्वासन, वापसी, निर्वासन यानी निकालना, दत्तक ग्रहण, समय में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रियाएं और निर्णय अथवा आदेश भी है। मतलब यहां पर बोला गया है, जब उनको सुधारा जाए या उनकी जो निश्चित सजा है, जो समय है, उसका पूरा हो जाना जब तय हो जाता है, तो उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई ऐसे मतलब ऐसे अपराधी हैं जो बहुत ज्यादा संगीन मामलों में संलग्न है, तो उनको एक स्टूडेंट के तौर पर उनकी शिक्षा लंबे समय तक की जाती है। आगे चलते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है किशोरों एवं बालकों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखना तथा उन्हें
सुधरने का अवसर प्रदान करना है। दोबारा से देख लो, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किशोरों एवं बालकों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखना तथा उन्हें सुधरने का अवसर प्रदान करना है। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, बालक हैं, किशोर हैं, उनको एक मौका और देना। आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब हम अपने पेपर को करते हैं तो पेपर में जब हम ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी राइटिंग करते हैं और साथ ही साथ अच्छी डेफिनेशन और केस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केस लिखते हैं, तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक केस रखा है, मुन्ना बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको देखते हैं। किशोर न्याय का मुख्य उद्देश्य किशोरों तथा बालकों को अन्य अपराधियों की संगत से बचाना तथा उन्हें सुधरने का अवसर प्रदान करना है। तो यहां पर क्या बोला है, मुन्ना बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, कि जो किशोर अपराधी होते हैं उनको ऐसी जेल जाने से रोकना है जहां पर अपराधी रहते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां पर सिर्फ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही रहते हैं, 18 वर्ष से कम। ठीक है, और इनकी वहां पर कोई सजा नहीं होती है, इनको सिर्फ वहां पर शिक्षा, खेलकूद या कोई सामाजिक ये चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, जिससे कि ये एक अच्छे नागरिक बन जाएं और ये बुरी संगत से बच जाएं। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जेल, मतलब बच्चे वाली जेल में क्यों भेजना है। सपोज करो कोई 16 वर्ष का लड़का है और उसने अभी अभी अपराध की दुनिया में कदम रखा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को स्टार्टिंग में ही अगर रोक दिया जाए, उस दिशा से मोड़ दिया जाए, इनकी मानसिकता चेंज कर दी जाए, तो ये एक बड़े अपराधी बनने से बच जाएंगे। ठीक है, परिभाषाएं। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में 60 से अधिक परिभाषाएं हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। किशोर न्याय अधिनियम में जो हम आपको करा रहे हैं, किशोर न्याय अधिनियम में 60 के आसपास डेफिनेशन है। क्या है? परिभाषाएं। लेकिन हम इसमें से उन परिभाषाओं को देखेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम 60 की 60 नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वह परिभाषाएं देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आपके एक्ट के हिसाब से जहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पर ये नंबर 9 है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्रमबद्धता से लिखा गया है, तो ये हमारी डायरी में, हमारे नोट्स में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे लिखा है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से 9 है। तो यहाँ पर 9 नंबर हमने लिखा है बालक का सर्वोत्तम हित, मतलब जो बच्चों का सर्वोत्तम हित किस चीज में रहता है। ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। बालक का सर्वोत्तम हित के बारे में अपने मूलभूत अधिकारों और जरूरत, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी निर्णय का आधार है। बालक का सर्वोत्तम हित। देखो, जब हम किसी बच्चे को जेल में भेजते हैं तो उसका सर्वोत्तम हित क्या होता है? जेल में कौन गया है? किशोर। ठीक है, तो इसका सर्वोत्तम हित क्या है? जिससे इसका बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दया भावना हो, भावना उत्पन्न हो, कर्मठ बने और कार्य को करने लगे, यानी कि मेहनती, ईमानदार।
ईमानदार बने। और दूसरी चीज क्या है, अपने मूलभूत अधिकारों का सदुपयोग करें। जो इससे अपने मूलभूत अधिकार जो हमें दिए जाते हैं उनको पहचाने और उनका सदुपयोग करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी डायरी और हमारे नोट्स के अनुसार ये दूसरा है, लेकिन ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो डेफिनेशन है उसके द्वारा ये नंबर 10 में है। इसी प्रकार से अब आप देखते रहना, मैंने सभी के नंबर लिख दिए हैं। 10 नंबर है, बोर्ड से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है। मतलब जो बोर्ड है धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है, से है। ठीक है, और इसे आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर से वैसे जब हमने नोट्स लिखे तो से थी, आप यहाँ से इसे काटोगे तो आपकी पूरी लाइन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, बोर्ड धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड से है, मतलब ठीक है, बोर्ड किसे कहते हैं। वहां पर अगर क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर में आ जाए बोर्ड, तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि जो बच्चों के सुधार के लिए जो कार्य करते हैं, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है और डेफिनेशन 12 नंबर की है। बालक, ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, सिर्फ इतना लिखना है। 18 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की है वो क्या है, बालक है। आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है और डेफिनेशन 13 है। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ऐसा बालक जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कोई ऐसा बच्चा है जिस बच्चे ने विधि का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है और जिस तारीख को अपराध हुआ है, तारीख को अपराध, उस दिन तक उसकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है। 18 वर्ष से क्या है, कम है, तो वो क्या कहलाएगा, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 और डेफिनेशन 22। समिति, समिति क्या है, धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो एक साधारण सी लाइन है। समिति किसे कहते हैं, जो धारा 27 के अधीन, कौन सी धारा 27 के अधीन, किशोर न्याय की धारा के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति, ठीक है, उसको समिति कहते हैं। जो बालकों के लिए कार्य करने के लिए खुली है, जो बालकों के लिए कार्य करती है, उसको कल्याण समिति कहते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, 2, 4 डेफिनेशन 2 है और उपधारा 14 है इसकी। ठीक है, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक, उसे देखते हैं। इसको हम एक केस के जरिए से समझेंगे। रोलर्ड हिज कैंप बनाम बाई आनंद वर्ल्ड चिल्ड्रन ट्रस्ट इंडिया बंबई के मामले में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माना गया है। अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, ठीक है, तो उसको क्या है, संरक्षक या भी देखरेख वाला बालक माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, देखो इन केसों को आप अच्छे से याद करना, अपने पेपर में इनको लिखना, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आगे है केस राजेंद्र प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। केरल उच्च न्यायालय द्वारा जिसके माता पिता द्वारा उसे भिक्षा के लिए अनाथालय में
भेजा गया है। यानी कि यहां पर बोला गया है या तो ऐसा बच्चा हो जो मानसिक रूप से बीमार है, परेशान है और उसको क्या जरूरत है, देख रेख की या संरक्षण की। ठीक है, तो उस बालक को उस समिति में, उस बोर्ड में ले जाया जाएगा। दूसरा, ऐसा बालक जिसके माता पिता ने जानबूझकर उस बच्चे को भिक्षा के लिए अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। भाई कुछ परिस्थिति ऐसी हो जो अब उस बच्चे को नहीं रखना चाहती हो, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जो उसका भरण पोषण नहीं कर पा रही हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। ऐसे अनाथ आश्रम में छोड़े हुए बच्चे को किसकी जरूरत है, देख रेख और संरक्षक की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों को भी संरक्षक में लिया जाएगा। ये नहीं कि उसने विधि का ही उल्लंघन किया है उसी को ले जाया जाएगा। अनाथ बच्चों की समिति होती है तो वो ऐसी ही समिति होती है जो बाल कल्याण करती है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर है 7 और ये धारा 2 का 31 नंबर का है। ठीक है, संरक्षक। संरक्षक के संदर्भ में बालक के हित एवं कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। संरक्षक, अब यहां पे बात करते हैं संरक्षक है क्या। संरक्षक उसको कहते हैं जो उस बच्चे को संरक्षक जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद बच्चे को जो संभाले, उसकी देख रेख करे। ठीक है, उसको संरक्षक कहते हैं। जो उसकी देखभाल करे, जो उसे पाले पोसे और उसे अच्छी शिक्षा दे, उसे कहते हैं उसका संरक्षक। किशोर, सॉरी यहां से है, संरक्षक के संदर्भ में बालक के हित एवं कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। संरक्षक उसी को कहेंगे जो उसकी अच्छे से संभाले, उसकी देखभाल करे और उसे बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, दया, भावनात्मक, ईमानदारी और मेहनती, ये सभी चीजें उसमें अंदर उपस्थित कराए, उसमें प्रविष्ट कराए, मतलब उसे सिखाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये इसका क्या है, असली संरक्षक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि माता बच्चे की देखरेख कर सकती है तो बालक को माता की अभिरक्षा में रखा जा सकता है। आगे चलते हैं। कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा, और उससे देखो अपराध 7 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। 7 वर्ष का बच्चा जिसने 7 वर्ष पूरी कर ली वो अपराध की गिनती में आने लगते हैं। ठीक है, अपराधी की गिनती में आने लगते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है उसने कम उम्र में अपराध कर दिया है और अगर उसकी माँ उसे अच्छे से रख सकती है तो उसकी माँ की देखरेख में भी उसे छोड़ा जा सकता है। या दूसरी स्थिति ऐसी है, कोई मानसिक रूप से बीमार है, ये नहीं कि उसने विधि का ही उल्लंघन करा हो, मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से बीमार है या कोई अन्य कारण है उसकी वजह से वो परेशान है और समिति को, बोर्ड को ये लगता है कि हम इसकी सहायता करेंगे जैसे भी हमारी समिति कर रही है कार्य उसी के आधार पर, लेकिन अगर ये इसकी माँ के पास रहना चाहता है तो उस माँ के पास रहे, हम बाहर से इसकी सहायता करते रहेंगे। तो यहाँ पर बोला है यदि माता बच्चे की देखरेख कर सकती है तो बालक को माता की अभिरक्षा में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है 2, उपधारा 35, किशोर। किशोर ऐसे व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। आगे चलते हैं। आयु के निर्धारण के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। अब इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस वाली चीज को, आयु के निर्धारण के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। इस लाइन का पहले अर्थ समझ लेते हैं। कोई 18 वर्ष से कम उम्र का से कम उम्र कोई बालक है और उसने क्या कर दिया है, अपराध।
अब इसके ऊपर केस चला, वाद चला, ठीक है। अब साक्ष्य के तौर पर इसकी उम्र को डिफाइन करना है, उम्र को बताना है। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम कहां पे जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे स्कूल। स्कूल में बच्चे के दस्तावेजों को देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। उसके बाद अगर वहां से भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है और बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो फिर एक डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका मेडिकल कराएंगे, ठीक है। मेडिकल के द्वारा उसकी जांच पड़ताल करेंगे और मेडिकल में सब पता चल जाएगी कि ये कितनी उम्र का बच्चा है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इन्हीं सबूतों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के आधार पर हम बच्चे की उम्र का क्या करते हैं? पता करते हैं। अगर बच्चा पढ़ने लिखने जा रहा है तो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, अगर वो पढ़ लिख नहीं रहा है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चलेंगे उसके। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है? एक केस है, उसको देखते हैं। जो जोधवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। किशोर की आयु के निर्धारण में प्रथमता विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अत्यधिक महत्व है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। आगे चलते हैं। दूसरा है ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कहा गया, इसमें आयु के निर्धारण से चिकित्सीय राय पर विचार किए जाने की बात कही गई है। यानी कि हो सकता है स्कूल में भी उम्र गलत हो सकता है गलती हो गई हो, और किसी अपराध से बचाने के लिए किसी बच्चे की उम्र स्कूल में कम या ज्यादा करा दी गई हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है? चिकित्सीय राय चलेगी। दोनों ही कंडीशन है, हो सकता है उस बच्चे को बचाना चाह रहे हो और स्कूल में जाकर फर्जी दस्तावेज बनवा दिए गए हो। 10(2) उपधारा 42 अनाथ। सामान्यतः बिना माता पिता एवं संरक्षक वाले बालक को अनाथ माना जाता है। देखो ये तो बहुत सिंपल चीज है। अनाथ किसे कहते हैं? ना तो जिसके माता पिता हो, ना उसकी देखभाल करने वाला कोई संरक्षक हो। राजेंद्र प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे बालक को जिसके माता पिता नहीं है, देख रेख एवं संरक्षक की आवश्यकता वाला बालक माना गया है, ठीक है। जिसके माता पिता नहीं है, ना कोई संरक्षक है, ऐसे बच्चे को देख रेख एवं संरक्षक वाला बालक माना गया है। ऐसे बच्चों को बोर्ड में, समिति में ले जाया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। ये था, यहां तक की डेफिनेशन हमारी कवर हो गई है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अध्याय 2 की धारा 3 के उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुसार इस अधिनियम को प्रशासित किया जाना है। नंबर 1, निर्दोषिता की उपधारणा यानी सिद्धांत। तो हम इसके 8 सिद्धांत हैं, उनको देखेंगे। तो नंबर 1 है निर्दोषिता की उपधारणा। यहां से आपका 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता, उसे निर्दोष समझा जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं निर्दोषिता की उपधारणा या सिद्धांत। निर्दोषिता का सिद्धांत क्या है? जब तक हम किसी बच्चे को, जो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसे दोषी साबित नहीं कर देते, उसके ऊपर सारी चीजें, साक्ष्य, सबूत, निर्णय आने के बाद, तब तक हम उसे उससे पहले दोषी नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें केस दिए थे। एक केस था प्रभु बनाम एम्परर और दूसरा था KM नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन केसों में ऐसे ही केसों का वर्णन किया गया है जिसमें कम उम्र के बच्चों को यह दर्शाया है कि ये 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और इन पर अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। 2 नंबर का है पॉइंट, गरिमा एवं योग्यता का सिद्धांत। सभी मनुष्यों के साथ गरिमा एवं अधिकारों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
संविधान के अनुच्छेद 21 में भी मानव गरिमा युक्त जीवन जीने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहां पर बोला है, जब हम किसी व्यक्ति को, यानी व्यक्ति नहीं बोलेंगे, किसी बालक को या किशोर को जब हम पकड़ते हैं तो उसकी गरिमा को बनाए रखना है, उसके अधिकारों का हनन ना होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि वह एक तो किशोर है और उसकी मनोस्थिति को हमें बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि अगर बालकपन में ही उसकी मनोस्थिति हम इस प्रकार से बिगाड़ दें, उसे टॉर्चर दें, अभद्र बोलें, गालियां दें, मारें, पीटें या प्रताड़ित करें, तो उसकी मनोस्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यहां पर इसलिए बोला है। और अनुच्छेद 21 के द्वारा तो भारत का कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी उम्र का हो, सबके साथ गरिमा का बर्ताव किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बालक, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो दोबारा देखते हैं, सभी मनुष्यों के साथ गरिमा एवं अधिकारों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में भी मानव गरिमा युक्त जीवन जीने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमने यहाँ पर किस लिए बोला था बालक, कि हम यहाँ पे बालक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किशोर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी भी उम्र का। आगे देखते हैं, इसमें भी एक केस है, डॉक्टर महमूद नायर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। जब इस केस को आप देखोगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों को पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भाग लेने का सिद्धांत, थर्ड नंबर का जो सिद्धांत है हमारा, पहला था सिद्धांत हमारा निर्दोषिता का सिद्धांत, दूसरा है गरिमा का सिद्धांत और योग्यता का सिद्धांत, तीसरा है भाग लेने का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने तथा आदेशिकाओं एवं निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। तो यहां पर क्या बोला है, इसको देखो, जैसे ए है, ए व्यक्ति हो या बालक हो, दोनों के लिए ही लागू होगा, व्यक्ति हो या बालक हो, किशोर। इनके ऊपर अगर किसी ने केस घेरा है या इनको अपराधी बताया है, साबित नहीं हुआ है, क्या है, बताया है, अपराधी बताया है, तो इनको भी अधिकार है, जिनके ऊपर अपराध लगाया गया है उनको भी अधिकार है कि उनको भी सुना जाए। जैसे ए है, ए कौन है, वादी पक्ष है, और बी कौन है, प्रतिवादी। तो ए कौन है, केस डालने वाला, केस डालने वाला। तो ये नहीं है कि ए ने केस घेरा तो बी को हम अपराधी मान ले, नहीं, बी को भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, ठीक है, और वो साबित भी कर सकता है कि मैं निर्दोष हूं, ठीक है, तो उसे भी मौका दिया जाएगा। इसी बात को यहां पर बोला गया है, प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने तथा आदेशिकाओं एवं निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है, अर्थात दूसरे पक्ष को भी सुनो। मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष को सुनकर ही आपने निर्णय दे दिया, नहीं, हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी एक केस है, तेजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर का पॉइंट है हमारा, सिद्धांत है फोर्थ नंबर का, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बालक के सभी प्रकार के निर्णय बालक के हित में लिए जाने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एक केस है, श्रीमती पुस्या, यहां पर क्या है, पुस्या बनाम अंशु चौधरी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कहा गया कि अभिरक्षा के मामले में अवयस्क का हित एवं कल्याण सर्वोपरि होता है। अगर कहीं ऐसी हो जहां अभिरक्षा की बात आ रही हो, देखरेख की बात आ रही हो, देखो जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक तो
बालक को अपराध से बचाना है, अपराध से बचाना। छोटा मोटा अपराध किया है, उसी की वजह से उसको जेल ले गए हैं या सेंट्रल होम ले गए हैं, बोर्ड में ले गए हैं, समिति में ले गए हैं, और उससे कोशिश की जाती है कि वो बड़ा अपराधी ना बने, ठीक है। या कोई ऐसा बालक है जिसका कोई संरक्षक नहीं है, माता पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी ऐसे होम्स में ले जाया जाए, ऐसे बोर्ड या समिति में ले जाया जाए जहां पर उनकी देखभाल की जा सके। तो यहां पर क्या बोला है, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बालक के सभी प्रकार के निर्णय बालक के हित में लिए जाने चाहिए, मतलब ज्यादातर जो निर्णय हैं हम बालक के पक्ष में रखेंगे, बालकों के लिए ज्यादा कार्य करेंगे। और इसी बात को इस केस में बोला था, इलाहाबाद द्वारा कहा गया कि अभिरक्षा के मामले में अवयस्क का हित एवं कल्याण सर्वोपरि होता है। तो हम सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे, अवयस्क बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। आगे चलते हैं। 5th नंबर का पॉइंट है, अधिकारों का अभित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। इस पहले अभित्यजन को हम समझते हैं। अगर अभित्यजन को हमने नहीं समझा तो हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये अभित्यजन है क्या, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति या बालक, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ, जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ अपने मौजूद किसी हित का चलो मैं लिख देता हूं, फिर आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं अभित्यजन को। देखो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा था, पूरी तरह से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ अपने पास मौजूद अधिकार का इस्तेमाल ना करने का फैसला लेता है या उसे त्याग देता है, अभित्यजन कहलाता है। हमारे कुछ मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मूल अधिकार, और व्यक्ति को पता है वो जानबूझकर इनका इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभित्यजन। तो यहां पर क्या बोला है, अधिकारों का अभित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए, उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। पर क्या बोला है, बालकों को उपलब्ध, यानी जो बालकों को अधिकार दिए हुए हैं, जो बालकों को अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों का न तो बालक द्वारा और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभित्यजन किया जा सकता है। जैसा कि यहां पर बोला है, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति जानबूझकर उन अधिकारों को इस्तेमाल ना करे या उन्हें जानबूझकर छोड़ दे या किसी को उनका इस्तेमाल ना करने दे, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वो अभित्यजन कर रहा है। तो यहां पर बोला है, बालकों को जो अधिकार उपलब्ध हैं, कोई व्यक्ति या कोई बालक उन अधिकारों से ना तो स्वयं वंचित हो सकता है, ना उसे वंचित होने दिया जाएगा, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे रोका जाएगा। अधिकारों का ना तो बालक द्वारा और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभित्यजन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। भाई मूल अधिकारों की तो सबको स्वतंत्रता होती है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, सूरजमल बनाम शास्त्री। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का अभित्यजन, यहां पर अभित्यजन नहीं कर सकता, यानी त्याग नहीं कर सकता। भाई मूल अधिकार तो क्या है, सर्वोपरि होते हैं और उनका कोई त्याग नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। समानता एवं विभेद न किए जाने का सिद्धांत। समानता एवं विभेद न किए जाने का सिद्धांत। किसी व्यक्ति
या बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निषक्कता तथा कारित अपराध के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। शब्द लिंग में यहां पर हिजड़े की जगह किन्नर लिख देना आप, ठीक है। किन्नर भी शामिल है, किन्नर भी शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले इसको ही थोड़ा बता देते हैं। यहां पर बोला है लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बालक हो या वो बड़ा हो। निषक्कता क्या होती है? निषक्कता को आप समझ लो, जब किसी समाज में, गांव में या किसी परिवार के सदस्यों में किसी एक व्यक्ति को किसी कारण से उसे नकार दिया जाता है, गांव से, समाज से, गली से उससे धिक्कार दिया जाता है, उसे गंदी नजरों से देखा जाता है, ठीक है, उसे घृणा भरी नजरों से देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है ऐसे व्यक्तियों को भी समानता एवं विभेद न किए जाने का सिद्धांत है। तो यहाँ पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम से निकाला गया है तो ये क्या है? गलत है। किसी को समाज में से निकाला गया है, गलत है। परिवार में से एक तो होती है लड़ाई के आधार पर, वो दूसरी बात है, वो पारिवारिक मैटर है। लेकिन हीन भावना से आरोप लगाकर उसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। उसे क्या है? समानता का अधिकार है, समाज में बैठने का, उठने का, छुआछूत ना करने का। बहुत से लोग छुआछूत करते हैं, किसी को अपने रास्ते से नहीं निकलने देते, पानी नहीं पीने देते। तो उन सब चीजों को समानता का अधिकार यहाँ पर बताया गया है। कुछ लोग हैं किसी को परिवार से निकाल देते हैं, क्यों? कि आप ऐसे व्यक्ति के पास से आए हो जो हीन भावना जिसके प्रति वो व्यक्ति रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास से उसके परिवार का कोई सदस्य मिल के आया है, बैठ के आया है, तो उसे परिवार के सदस्यों ने नकार दिया। या समाज में कोई ऐसी त्रुटि हुई किसी व्यक्ति से, उसे उस समाज से निकाल दिया, तो ऐसी हीन भावना उसके प्रति नहीं रखी जाएगी और सभी के साथ समानता का भाव रखा जाएगा। जिस प्रकार से हम किन्नरों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, तो उसको भी यहां पर बोला है। अगर कोई किन्नर है, उसको समाज अलग दृष्टि से देखता है, तो उसमें भी कोई भेद नहीं किया जाएगा। वो सभी के समान चलने वाला व्यक्ति है, सभी के जैसा उसके साथ भी बर्ताव होगा। आगे चलते हैं, नैसर्गिक उपाय का सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पे छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, इस सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लिंग में कौन आते हैं? किन्नर भी शामिल हैं, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है नैसर्गिक यानी प्राकृतिक उपाय का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को ऋतुजा यानी सरल सीधा निष्पक्षता सुनवाई के अवसर एवं पुनर्विलोकन यानी पुनः या फिर से पुनर्विलोकन का अधिकार है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय के अंदर कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए गया है, उसके संग सीधा सरल व्यवहार किया जाएगा, निष्पक्षता रखी जाएगी। और ये नहीं कि वो न्याय के लिए जाए, समाज में भी किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, रतिराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसके अनुसार रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की क्या है? आत्मा है। तो यहां पर बोला है सभी को सरल सीधा और निष्पक्षता के साथ पुनः अधिकार है उसे देखने का, सुनने का। आगे चलते हैं, धारा 6 के
उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो नंबर 1, गिरफ्तार किए जाने के समय, देखो आप ये कह रहे होगे कि सर ये टॉपिक तो बिल्कुल अलग हट गया था, लेकिन यहां पे ये बताया गया है नंबर 7 में कि बालक हो या बड़ा हो, किसी भी के भी साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा कि उसे एक समान रूप से न्याय ना मिले। दूसरा, 6 नंबर के पॉइंट में इस प्रकार से हीन भावना नहीं रखी जाएगी। सपोज करो 16 या 17 साल का कोई बच्चा है और उसके जिसमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो किन्नर प्रवृत्ति का है, तो उसके साथ कोई भेदभाव, हीन भावना नहीं रखी जाएगी और उसे समानता का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पर अधिकारों का अभित्यजन, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है, अगर वो अपने अधिकारों का त्याग करता है तो उसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसे उस रास्ते पर लाया जाएगा कि भाई तुम अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल करो, या कोई व्यक्ति उनके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उससे उसे बचाया जाएगा, रोका जाएगा। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, ठीक है, ये आपको बता दिया, यानी अभिरक्षा का जो सिद्धांत है। सर्वोत्तम हित बालक के लिए क्या है, सर्वोपरि होता है। इसके पहले कौन सा कराया था हमने, देखते हैं, यहाँ पे है भाग लेने का सिद्धांत। मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर हमने कोई केस डाल दिया और उसे हमने दोषी ठहरा दिया, नहीं, तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। गरिमा एवं योग्यता बनाए रखने का अधिकार और निर्दोषिता का अधिकार या सिद्धांत, ठीक है, ये सब पॉइंट थे। अब चलते हैं आगे। गिरफ्तार किए जाने के समय 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, लेकिन अपराध कारित किए जाने के समय 18 वर्ष से कम आयु का था। तो यहां पर क्या बोला है, जब किसी बालक को, बालक है, जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी उम्र क्या हो गई थी, 18 वर्ष, ठीक है। जिस दिन गिरफ्तार किया जा रहा है उसी दिन या 1-2 दिन बाद गिरफ्तार किया जा रहा है तो 1-2 दिन बाद उसकी उम्र क्या हो गई, 18 वर्ष गिरफ्त हो गई, है ना। या तो उसी दिन या 1-2 दिन, 3 दिन या 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद उसकी उम्र क्या हो गई, 18 वर्ष, ठीक है, जब उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब उसने अपराध किया था तो वो 18 वर्ष से क्या था, कम था, तो उसकी जो एफआईआर में उम्र जो लिखी जाएगी, उस पर जो अपराध जो कारित होगा वो 18 वर्ष से कम उम्र के आधार पर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अपराध उसने 18 वर्ष से कम उम्र में ही किया था तो उसकी कम उम्र ही लिखी जाएगी। गिरफ्तार चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, लेकिन जब अपराध हुआ है उसी समय के अनुसार उसकी उम्र लिखी जाएगी। तो ऐसे दोबारा देखो, गिरफ्तार किए जाने के समय 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, लेकिन अपराध कारित किए जाने के समय 18 वर्ष से कम उम्र का था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जांच हेतु उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जिसका अनुसरण बालक के लिए किया जाता है। तो उसके लिए क्या है, उस प्रकार से उसको देखा जाएगा जैसे एक बालक को देखा जाएगा, और उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे बोर्ड या समिति में भेजा जाएगा, जो बच्चों की जेल होती है वहां भेजा जाएगा। इसमें केस है इसके लिए अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दूसरा है राम नारायण बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। धारा 8, देखो ये बात कौन कह रही है, धारा 6 बोल रही है, ठीक है। और धारा 8 के अनुसार, धारा 8 में बोर्ड की शक्तियों, कृत्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। विधिक सहायता उपलब्ध कराना धारा 8 में वर्णित बोर्ड के विभिन्न कृत्यों में एक है।
विधिक सहायता उपलब्ध उपलब्ध कराना। धारा 8 उपधारा 3 ग के अनुसार में ये उपधारा है और ये धारा है। धारा 8 उपधारा 3 ग में कहा गया है कि बोर्ड विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के किए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वस्तुतः निर्धन व्यक्तियों, बालकों, महिलाओं आदि को विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। अनुकंपा नहीं, अनुकंपा का मतलब होता है दया नहीं है, ये क्या है? कर्तव्य है। अनुकंपा दया नहीं। दोबारा से समझो, जो बोर्ड है उसके द्वारा बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। दूसरी बात, निर्धन व्यक्तियों, बालकों, महिलाओं आदि को विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, दया नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। अगर कोई बालक है तो आपका कर्तव्य है विधिक सेवा यानी बोर्ड के द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाए, ये आपका कर्तव्य है। आप किसी दया भावना के आधार पर उस बच्चे की देख रेख या बोर्ड में नहीं लेके जा रहे हो उस, ठीक है, तो ये क्या है? आपका कर्तव्य है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, राजू उर्फ रमाकांत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। राजू उर्फ रमाकांत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कहा गया है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को निशुल्क, आगे देखते हैं, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क विधिक सहायता को व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो सहायता दी जाएगी वो विधिक सहायता निशुल्क होगी, किसी भी प्रकार का सरकार या राज्य सरकार शुल्क नहीं लेगी, उसको क्या है? निशुल्क सहायता दी जाएगी। आगे चलते हैं। कैसे व्यक्ति को? जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, ठीक है, और उसे अपराध के तौर पर या अपराधी के तौर पर उसे, हालांकि किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराधी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उसे बोर्ड में या समिति में लेकर जाया जाएगा, ठीक है, तो उसे निशुल्क सेवा दी जाएगी सारी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगे चलते हैं। धारा 9 के अंतर्गत उस मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसका? मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाता है। उस बालक द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, ऐसा मजिस्ट्रेट बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी राय को लेखबद्ध किया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के सामने उस बालक को लेके जाया जाएगा जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र है, तो मजिस्ट्रेट के अंदर इतनी पावर नहीं है, मजिस्ट्रेट को इतने बड़े अधिकार नहीं है कि वो बोर्ड की कार्रवाई को स्वयं कर सके या बच्चे को दंड दे सके। नहीं, वो सिर्फ अपनी जो उसे अधिकार है उन्हीं को ही अंजाम दे सकता है, उन्हीं को कर सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी राय को लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे बालकों को तत्काल सक्षम किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है जब बच्चे को पेश किया जाएगा और बालक द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है उसके बारे में वो क्या है? लिख सकता है, उसको किशोर बोर्ड भेज सकता है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड भेज सकता है। उसके अतिरिक्त उसे दंड नहीं दे सकता है, उसे मार नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है और कुछ उस पर अत्याचार नहीं कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट का अधिकार नहीं होता है। उसका अधिकार इतना होता है बच्चे को पकड़ कर लाए और जो घटना घटी है उसके बारे में लिखे और उस बच्चे को सुरक्षित जेल तक पहुंचाया जाए, बालक वाली जेल, किशोर न्याय बोर्ड में भेजा जाए। ये तो बालक की बात है। बड़े व्यक्ति को भी पुलिस का अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति है, अपराधी है, अगर कोई पुलिस के संग बदतमीजी करे वो दूसरी बात है, ठीक है, या भागने की कोशिश करे दूसरी बात है।
अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो उसे सजा दे। सिर्फ इनका इतना अधिकार है कि उस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेजें। और दूसरा अधिकार इनका यह रहता है कि उस व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसकी रक्षा और करेंगे, ये उनका अधिकार होता है। आयु के संबंध में जांच। जहां किसी व्यक्ति को किशोर न्याय बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और उसके बारे में यह अभिकथन किया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है, वहां यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा यह दावा किया जाता है कि वह बालक है या अपराध कारित किए जाने के समय बालक था, या न्यायालय की यह राय है कि अपराध कारित किए जाने के समय बालक था, तो यहां पर क्या है, तीन मत हैं। कोई कहे वो बालक है, कोई कह रहा है वो अपराध कारित करने के समय बालक था या नहीं था। भाई जो बात करेंगे, केस करेंगे, वो तो यही कहेंगे कि ये बालक नहीं है, ये 18 वर्ष से बड़ा है। और जिनका बालक है, प्रतिवादी जो हैं, प्रतिवादी पक्ष ये कहेंगे कि नहीं, ये 18 वर्ष से कम है। जब इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन पुलिस का भी अधिकार है उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। ठीक है, या तो स्कूल जाएं, स्कूल से डॉक्यूमेंट्स लें, या हॉस्पिटल प्रक्रिया कराएं डॉक्टर के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, या तो स्कूल से दस्तावेज लें या डॉक्टरी दस्तावेज लें। ठीक है, उम्र के बारे में तो नहीं, ये इस प्रकार का विवाद उत्पन्न रहता है, लेकिन पुलिस का कार्य है स्कूल जाएं या डॉक्टरी दस्तावेज लेकर उसको सबमिट करें कि हाँ ये 18 वर्ष से कम का है। अब ये बात बाद में चलती रहेगी, केस के जरिए से साक्ष्य सबूत दस्तावेजों के द्वारा उसे वादी प्रतिवादी एक दूसरे से करते रहेंगे कोर्ट में, वो दूसरी बात है। लेकिन पुलिस का कार्य क्या है, वो स्कूल या डॉक्टरी प्रक्रिया से उसकी उम्र को लिखकर आगे भेजे उस बच्चे को। आगे चलते हैं। तब न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु का निर्धारण करने के लिए जांच की जाएगी और अपना निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, अबूजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस किसका है, इसका है जब आपस में पक्षों में तनाव रहता है, उनकी बात को ना सुनते हुए न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु का निर्धारण करने के लिए जांच की जाएगी और अपना निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा। न्यायालय आदेश किसको देगा, पुलिस अधिकारी को आदेश देगा जो उस केस की सुनवाई कर रहा होगा। ठीक है, कि आप इसकी उम्र की जांच पड़ताल करो। आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 10, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी के बाद। दूसरी बात देखो, पहले क्या था, उम्र देखी, उम्र देखने के पहले मजिस्ट्रेट ने उसे पकड़ा, 9 में मजिस्ट्रेट ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी उम्र की जांच पड़ताल करी और उसने क्या अपराध किया है उस सभी का चिट्ठा बनाकर उसे कोर्ट में भेज दिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि उसकी उम्र की जांच करो। ये सब जब प्रक्रिया हो गई, आगे क्या होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो पहले कर लिया था, ठीक है, या बाद में गिरफ्तार करें उसे, तब गिरफ्तार जब हो जाता है तो पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जब किसी भी प्रकार की एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जब होती है तो बाद जो है न्यायालय में भी चला जाता है, उसके बाद भी किसी बच्चे या व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नहीं है कि न्यायालय में जाने से पहले गिरफ्तारी के ऑर्डर नहीं आते, या न्यायालय में केस नहीं जा सकता। कुछ केस ऐसे होते हैं जो न्यायालय में जाने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार करना
करना और या गिरफ्तार करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे गंभीर अपराध होते हैं कि न्यायालय की परमिशन की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को पहले ही आप गिरफ्तार कर सकते हो। या व्यक्ति फरार है और केस कहां पर चला गया है, न्यायालय में चला गया है, तो उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश न्यायालय से आ सकता है। दो बात है, समझ लेना एक बार फिर से। या तो कोर्ट में केस जाने से पहले पुलिस को अधिकार है, अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है तो पुलिस अपराधी को पहले ही गिरफ्तार कर सकती है बिना आदेश के। या केस कोर्ट में चला गया है और न्यायालय आदेश दे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है, तब उस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है। ना तो पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा, ना हवालात, ना जेल में रखा जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा और यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूर्ण की जानी है, ठीक है। उसे विशेष पुलिस बल एकक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। या तो गिरफ्तार होने से पहले उस बच्चे की जांच पड़ताल कर ली जाए, उसकी उम्र देख ली जाए, या गिरफ्तार होने के बाद उसकी उम्र जांच पड़ताल कर ली जाए और 24 घंटे के अंदर यह सभी प्रक्रिया की जानी है, ठीक है। जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो वहां यथासंभव महिला कांस्टेबल की उपस्थिति अपेक्षित है। हो सकता है वो बालक 18 वर्ष से जो कम है वो एक महिला है, ठीक है, तो उस स्थिति में एक महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है हर प्रक्रिया में, ठीक है। जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। धारा 14 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगर कोई विधि का उल्लंघन करता है तो उस बच्चे के बारे में जांच का प्रावधान दिया गया है। तो यहां पर एक केस है रतिराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारण अथवा जांच रिजू होनी चाहिए। रिजू यानी सीधा और ईमानदार, यहां पर बोला है उच्चतम न्यायालय ने जो उस बच्चे के ऊपर जांच हो। भाई जांच का अधिकार तो है, प्रावधान तो है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर जो जांच होगी वो सीधी होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। बच्चे की भविष्य का सवाल है, ठीक है। विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है, यानी कि जो सीधा और जो ईमानदारी से जो विचारण होगा वो विधि शास्त्र की यानी विधि की, कानून की आत्मा है। और उच्चतम न्यायालय कहता है आपको अधिकार तो है, आप उस अधिकार का गलत इस्तेमाल न करना, सीधी तरह से और ईमानदारी से उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा केस है नाहर सिंह यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। विचारण स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा रिजू हो। दोबारा से बोला है कि जो विचारण है, जो उस केस के ऊपर विचार चल रहा है, वो स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए, सीधा और ईमानदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी बालक की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, इस क्वेश्चन में हमारे केसेसों की जो संख्या है वो 8 प्लस है, 8 प्लस में ही है, ऊपर ही जाएगी। तो आप पूरे क्वेश्चन को जब आप करो तो इसमें से +4 में आप लिख देना, ज्यादा नहीं। 4 से ज्यादा आप लिखो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 4 ही लिखना, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करना। 4 लिखोगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा नया था, आपके सामने पहली बार आया था, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, फिर भी मैंने इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इसकी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं पेपर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी जो आने की संभावना है 60% बनी रहती है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।